गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पाठ 6 केंद्र सरकार। उसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा का गठन पढ़ा कि लोकसभा कैसे बनती है, राज्यसभा कैसे बनती है। और हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के सदन है, तो संसद भी हम किसको कहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा को ही। वैसे एक और अंग है संसद का, राष्ट्रपति। तो देखो कार्यों में लोकसभा और राज्यसभा के ही होते हैं कार्य, और लोकसभा राज्यसभा के कार्य यानी संसद के कार्य। तो आप इसको ढंग से पढ़ो। वैसे अलग अलग है कि लोकसभा के क्या है, राज्यसभा के क्या है, और संसद में दोनों के आ जाएंगे कि लोकसभा राज्यसभा संसद के सदन है। तो ठीक है, तो आज देखो संसद के कार्य। संसद के कार्यों में हमारे भारतीय संविधान द्वारा जो है संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेखित अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है, यानी इन बिंदुओं में हम जो है संसद की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले आती है विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति, और कानून बनाने की सबसे प्रमुख शक्ति है, और ये हमारे देश में किसके पास है, संसद के पास है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य है कि वह कानून बनाए, और कानून कैसे बनाए, राष्ट्र हितों में कानून बनाए। हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए कानून बनाने के लिए 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संसद को संघ सूची पर कानून बनाती है संसद, और समवर्ती सूची पर भी बना सकती है। जैसे सभी सूचियों में अलग अलग विषय हैं, तो संघ सूची के तो सभी विषयों पर, जैसे रेल, डाक, तार, ये जो पूरे देश से संबंधित जो विषय होते हैं वो संघ सूची के होते हैं, उस पर जो है संसद कानून बनाती है। उसके अलावा राज्य सूची है, तो राज्य सूची के विषयों पर, समस्त विषयों पर राज्य सरकारें ही कानून बनाती है। संसद का यानी केंद्र का कोई लेना देना उसमें नहीं है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। उसमें जो विषय हैं उन पर जो है राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर उनमें कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का यानी संसद द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। जैसे अभी वर्तमान में अपने शिक्षा ही समवर्ती सूची का विषय है। तो देख लो, अब शिक्षा में स्कूलें खोलने पर जो है केंद्र पर, अगर राज्य सरकार खोलना भी चाहे तो भी जो है केंद्र से उनको अनुमति लेनी पड़ती है, और उनके अनुसार उनको चलना पड़ता है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो विधायी शक्तियों में ये संसद की प्रमुख शक्ति है। और कानून किस पे बनाती है, 3 सूचियाँ आप याद रखोगे, हर जगह आएगी ये तीनों सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में करीब आपके 100 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, और 52 विषय आपके इसमें समवर्ती सूची में। तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है संसद। इसके अलावा विशिष्ट विषय हैं, जो मान लो कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उसको विशिष्ट विषय कहते हैं, तो उस पर भी कानून कौन बनाती है, संसद ही बनाती है। तो ये है संसद की विधायी शक्ति। अब देखो किताब में, संसद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानून का निर्माण करना है। और संसद जो भी कानून बनाएगी वो किसके हित में होंगे, राष्ट्रीय हित में और देश के नागरिकों के हित में होने चाहिए। संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ये वर्णन आपको याद करना है। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। 3 सूचियों में से संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है। वैसे समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, लेकिन विरोध होने की स्थिति पर संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, तो वही शक्तिशाली हुई। और अवशिष्ट विषयों पर भी संसद द्वारा ही कानून बनाया जाता है, और जो संसद द्वारा बने हुए कानून है वो समस्त कानून राष्ट्रीय हित और राष्ट्र के नागरिकों के हित में होने चाहिए। ठीक है, अगली संविधान की शक्ति है संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारा संविधान लिखा गया,
9 अगस्त 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। यानी हमारे देश के शासन व्यवस्था हमारे संविधान के अनुसार चलने लग गई थी 26 जनवरी 1950 से। तो समय अनुसार जो है परिवर्तन भी करना पड़ता है। उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी वो संविधान में लिख दी हमारे संविधान निर्माताओं ने, और समय के अनुसार जो है उसमें बदलाव भी किए गए। तो उसको कहते हैं संविधान में संशोधन। संशोधन यानी बदलाव। तो संविधान में संशोधन की शक्ति सिर्फ किसको है? संसद को ही प्राप्त है। किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन से संबंधित जो भी प्रस्ताव है वो संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और आपने सुना होगा कि हमारा संविधान की विशेषताओं में पढ़ते हैं हम, पढ़ा होगा आपने कि हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कुछ प्रावधान तो हमारे संविधान के ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद है ना 395 अनुच्छेद है, 25 भाग है। तो ये जो है कुछ प्रावधान तो हमारे संविधान में ऐसे हैं कि संसद अकेली ही साधारण बहुमत द्वारा ही उसमें जो है बदलाव कर सकती है। बदलाव यानी संशोधन कर सकती है, तो वो लचीला हो गया। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें संसद भी अपने दोनों सदनों के अलग अलग जो है 2/3 बहुमत या 1/3 बहुमत जो भी तय होता है उस अनुच्छेद के परिवर्तन के लिए, तो अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा अगर संसद सहमत है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी यहाँ थोड़ा सा कठोर हो गया। फिर तीसरी प्रक्रिया क्या है कि कुछ संविधान के अनुच्छेद या प्रावधान हमारे ऐसे हैं कि संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो ये और ज़्यादा कठिन हो गया इन प्रावधानों में बदलाव करना, संशोधन करना। तो इस प्रकार से जो है, और वैसे देखा जाए तो संविधान में संशोधन की शक्ति जो प्रस्ताव रखा जाता है वो पहले संसद में ही रखा जाता है, और कई अनुच्छेदों के तो संसद अकेली ही साधारण बहुमत, सामान्य बहुमत द्वारा ही संशोधन कर देती है। कुछ संविधानों में संसद के दोनों सदनों का अलग अलग पृथक यानी अलग अलग जो है 2/3 बहुमत चाहिए तब बदलाव होता है। और कुछ और ज़्यादा कठोर है कि संसद के दोनों सदनों का भी अलग अलग 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की भी सहमति उसके लिए जरूरी होती है, स्वीकृति आवश्यक होती है, तब जाके उन प्रावधानों में संशोधन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन की अधिक शक्ति संसद के पास ही प्राप्त है। देखो संविधान पढ़ लो। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार हमारे संविधान में लिखा गया है, ये भी संविधान के अनुसार संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। इस पे अंडरलाइन कर लो। संविधान में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तुत किया जाएगा, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है। संविधान के अधिकांश भाग, देखो 3 प्रकार से संशोधन होता है। तो पहला तो यही कि संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद द्वारा ही सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, या पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है, दूसरी प्रक्रिया। तीसरी, संविधान के केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी है जिनमें संशोधन में भारतीय संघ के आधे राज्यों की जो है विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये तीसरी प्रक्रिया संशोधन की। तो इस प्रकार ये तो बहुत क्या हो गई, ये सामान्य बहुमत से ही जो बदलाव हो जाता है संविधान के अधिकांश भाग में। यहाँ तो हम कहेंगे कि हमारा संविधान बहुत लचीला है, यहाँ थोड़ा कठोर हो गया और यहाँ बहुत ज़्यादा कठोर हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों ही है, विशेषताएं संविधान की विशेषता में। ठीक है, तो आ गया होगा आपके समझ में। और एक ये बात ध्यान रखोगे कि संविधान में संशोधन से संबंधित शक्ति सिर्फ संसद को ही प्राप्त है, किसी भी राज्य के विधानमंडल में संविधान में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अगला देखो वित्तीय शक्ति। वित्त, यहाँ राजनीति विज्ञान में हम वित्त से मतलब समझेंगे धन से। वित्त यानी धन, तो वित्तीय शक्ति यानी धन संबंधी शक्ति। तो संसद में वित्त मंत्री होता है,
और वित्त मंत्री जो है बजट प्रस्तुत करता है, उसके अनुसार ही जो है अर्थव्यवस्था चलती है, वित्तीय व्यवस्था चलती है। तो देखो, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट, जब तक संसद बजट, बजट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जोखा, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा संसद में। और प्रस्तावित बजट जब तक संसद या लोकसभा में स्वीकार न कर लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता। बजट प्रस्तुत होता है, अपन ने पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था ना अर्थशास्त्र में, कि एक वित्तीय वर्ष होता है, एक कब से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। तो ये फरवरी मार्च में ही बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो और बजट कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। हाँ, तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है हमारे, निर्मला सीतारमण, ठीक है। आप यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण याद रखोगे। और ये जो है संविधान में संशोधन की शक्ति, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है बेटा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है, थोड़ा आप यहाँ भी लिख लेना, ठीक है। और ये हो गए वित्तीय शक्तियाँ। जनता का प्रतिनिधि होने के कारण संसद के पास, और संसद में भी लोकसभा के पास है, ये जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है बजट, ठीक है। और अपन आगे ये भी पढ़ेंगे कि वित्तीय शक्तियों के संबंध में जो है लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली है। वित्त विधेयक पहले जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कई जगह अपन जो है संसद नाम आता है, लेकिन वहाँ पर जो है लोकसभा ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अब अगला देखो, प्रशासनिक शक्तियाँ। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, जैसे संसद और व्यवहार में लोकसभा, मैंने बताया आपको, जहाँ संसद नाम आता है तो कई बार व्यवहार में लोकसभा ही हो जाता है। संसद का नाम होता है, बाकी कार्य कौन करता है, लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। तो मंत्रिमंडल, संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद, ये चीज़ आपको समझनी होगी, मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में भी व्यवहार में किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अब ये मंत्रिमंडल कौन है, कार्यपालिका, हमने पढ़ा ना जब सारणी में, मैंने बताया था आपको कि पहले लोकसभा बनती है, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, और जब लोकसभा का गठन हो जाता है तो उसके बाद जो है मंत्री परिषद बनाई जाती है। मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तब उनमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद वैसे एक ही बात है। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति, और संसद में भी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक है। ये मंत्रिमंडल समझ गए। अब क्यों होते हैं उत्तरदायी, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है, और ये मंत्रिमंडल बनाया किस में से जाता है, संसद में से ही, और अधिकांशतः लोकसभा के मंत्री होते हैं, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। वैसे राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रशासनिक शक्ति किसके पास हुई, संसद के पास। जो सरकार जिसको अपन कहते हैं ना, वो कार्यपालिका है। कार्यपालिका में मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब आते हैं, और ये सब जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति। संसद में भी व्यवहार में किसके लिए कहेंगे हम, लोकसभा के प्रति। जब भी तो कई बार जो है संसद द्वारा बनाए हुए कानून, अभी कृषि बिल बनाता है उस पर जो है संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, विधेयक बनाती है मंत्री परिषद, तो उनको संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, और संसद पे फिर उन पर बहस होती है, चर्चाएं होती है, और जब संसद उनको प्रस्तावों को पास कर देती है, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तब वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करता है, और उसके बाद वो विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है और लागू होता है, ठीक है। फिर जो है कार्यपालिका के मंत्री वगैरह उस पर कार्य करते हैं।
तो इस प्रकार प्रशासनिक यानी शासन चलाने की शक्ति किसके पास हुई? संसद के पास। अब अपन मंत्रिमंडल मंत्री परिषद कह दें तो भी वो भी संसद के ही भाग है। तो ये इस प्रकार से प्रशासनिक शक्ति प्राप्त है। अगला है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद को निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है। संसद के सदस्य जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है सिर्फ निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये निर्वाचन संबंधी शक्ति देखो, अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में के अंग है और अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव तो संविधान के अनुच्छेद 54 में, उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 में होता है। और चुनते कौन है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। और इसमें जो राष्ट्रपति के चुनाव में हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे जब है, इसमें जो है राज्यों के विधानमंडल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं इसमें। लेकिन संसद तो है ही, तो निर्वाचन संबंधी शक्ति सीधा भी लिख सकते हो आप कि अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अगली है विविध शक्तियाँ। विविध शक्तियों में और कई शक्तियाँ भी है जो संसद को प्राप्त है, जैसे महाभियोग लगाना। संसद द्वारा जो है राष्ट्रपति पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर और उपराष्ट्रपति पर, 4 लोगों पर चलती है महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों पर महाभियोग, ठीक है। और वो कहाँ चलता है? सिर्फ संसद में ही। महाभियोग प्रक्रिया की शक्ति भी किसको है? महाभियोग का प्रस्ताव किस में रखा जाता है? संसद में रखा जाता है। किसी भी सदन में रखा जा सकता है, राज्यसभा या ये लोकसभा। लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पे भी कि उपराष्ट्रपति पर अगर वो चल रहा है, महाभियोग प्रक्रिया चलानी है, तो वो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही रखा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो महाभियोग पढ़ेंगे जब देखना। और तो अब देखो विविध शक्तियों में एक तो महाभियोग प्रस्ताव संबंधी शक्ति हो गई कि संसद जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, इनको जो है पद से हटा भी सकती है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जो है उनको पदच्युत कर सकती है। एक हो गई आपके शक्ति आपातकालीन घोषणा की। जो संसद का अंग राष्ट्रपति, वो जो है आपातकाल की घोषणा भी कर देता है। अनुच्छेद आगे पढ़ेंगे अपन 356, 352, 356 और 360 के तहत। तो विविध शक्तियों में देखो उपयुक्त के अतिरिक्त संसद को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है। देखो अन्य क्या क्या है। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति भी संसद के पास है और उसको पदच्युत यानी पद से हटा सकती है महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव पास करके। कौन? संसद। इस प्रकार ये दोनों सदनों सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचार के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। और एक मैंने बता ही दिया था आपको कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो प्रस्ताव तो कहाँ रखा जाएगा? राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए और फिर लोकसभा उसको पास कर देती है। पहले राज्यसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा उसको प्रस्ताव को पारित करेगी, उसके बाद उसे लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर लोकसभा उसको अनुमोदित कर देगी यानी स्वीकृति दे देगी। कौन से प्रस्ताव को? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाले प्रस्ताव को। तो महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित बातों में पहले तो ये ध्यान रखो कि महाभियोग किस किस पर चल सकता है। वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इन 4 व्यक्तियों पर महाभियोग प्रक्रिया चल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर, ठीक है। और
इन तीनों, तीन पर तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर तो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? सिर्फ राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये हो गई शक्ति महाभियोग की। अगला देखो, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। ये भी है। राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा करता है राष्ट्रपति, ये भी एक संसद का अंग ही है, लेकिन उसके द्वारा उस आपातकालीन घोषणा को जो है 1 महीने के अंदर अंदर संसद द्वारा अनुमोदन करवाना आवश्यक है, उसको संसद स्वीकृति देनी चाहिए। तो ये संसद के पास है शक्ति। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है तथा उसके बाद भी यदि उसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो ये 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब एक बार में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो 6 माह के लिए होता है। अगर आवश्यकता और उसको और बढ़ाना है तो 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वही प्रक्रिया कि 1 महीने के अंदर दोबारा संसद से 6 माह आगे बढ़ाने के लिए स्वीकृति लेनी होगी। ये है आपके संसद की शक्तियाँ। और आप बेटा अच्छे से इनको पढ़ना, याद करना, इम्पोर्टेंट भी है। ये 2018 में आया हुआ है ये प्रश्न, अब भी आ सकता है, आपके आया हुआ है। तो 3 से 5 साल के पेपर तो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया किसी भी बच्चे के, तो आप पूछ सकते हो, उसको मैं दोबारा ऑडियो से आपको समझा दूँगी। ठीक है।